गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को पढ़े थे और ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ था, ध्यान से देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ में हम फोर्स जो था वो क्या था, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। एक तो ये था जो एवरेज निकाले थे, एवरेज फोर्स, और दूसरा जो था आपका इंस्टेंटेनियस फोर्स, उसके लिए हम लोग एफ निकाले थे डी पी बाय डी टी। ये स्मॉल टाइम इंटरवल के कारण होता है और ये लार्ज टाइम इंटरवल के कारण होता है। यह बात हम लोग को पता है। ध्यान से देखिएगा, आज एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी। यह दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसको एक नया क्वांटिटी का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं इम्पल्स। जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, मतलब होता है आवेग। तो इस आवेग को पढ़ना है। ये भी एक फोर्स है, इम्पल्स ऑफ फोर्स या फोर्स ऑफ इम्पल्स। ये जो इम्पल्स है, अगर बहुत ही कम टाइम के लिए अगर फोर्स लगता है कहीं पर, तो उस समय केवल फोर्स नहीं बोला जाता है, उस समय इम्पल्स ऑफ फोर्स बोला जाता है। तो आज हम लोग इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इम्पल्स क्या है, फोर्स इंटू टाइम ऑफ कॉलिजन। कॉलिजन का जो टाइम है, टक्कर का जो समय है, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। ध्यान से देखिए, जैसे मैं अपने चीक पर प्रेस करता हूँ, ध्यान से देखिए, वो जो आवाज़ किया, बहुत कम समय में जो चोट लगा यानी फोर्स लगाए, वही है इम्पल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यदि धीरे धीरे दबाएं यानी ज़्यादा समय तक फोर्स लग गया तो इम्पल्स कम हो जाता है। नहीं, जैसे कोई बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है यानी फोर्स लगाता है बड़ा ही कम समय के लिए, तो वहाँ पर हम लोग फोर्स ना बोल के इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। बैट्समैन जो बॉल पर फोर्स लगाता है, उस समय हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, क्योंकि टकरा रहा है। जैसे यहाँ पर जो हम फोर्स लगाए तो टकराया बड़ा कम समय के लिए, तो वह इम्पल्स कहलाता है। केवल फोर्स नहीं, फोर्स ऑफ इम्पल्स उसको बोला जाता है। समझ में आ गया? जैसे कभी एक गाड़ी दूसरे किसी चीज़ में टक्कर मारता है, तो उस समय जो गाड़ी फोर्स लगाता है बड़ा कम समय के लिए, उसको हम लोग फोर्स ऑफ इम्पल्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? यानी अप्लाइड फोर्स और कॉलिजन का जो टाइम है, इस दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इम्पल्स। तो ध्यान से देखिए, लिखिए, फोर्स ऑफ इम्पल्स यानी बल का आवेग, बल का आवेग। इसका डेफिनेशन होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कॉलिजन टाइम is called force of impulse. It is denoted by I. It is denoted by I. ये वेक्टर होता है। यानी हम कह सकते हैं बल एवं टक्कर के समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। इसे वेक्टर आई द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है यानी आप लिख सकते हैं इम्पल्स
इम्पल्स मतलब I इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, टक्कर का समय। तो इस तरह से I इज इक्वल टू आपके पास लिख सकते हैं फोर्स इंटू डेल्टा टी, इक्वेशन फर्स्ट, बाय सेकेंड लॉ। दूसरे नियम से हम लोग ये भी जानते हैं कि अप्लाइड फोर्स जो है वो चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर डेल्टा पी इज इक्वल टू या एफ इंटू टी, एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी भी लिख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये बराबर है तो आपस में इसका मतलब ये तीनों बराबर है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से आपको पता है इम्पल्स इज इक्वल टू एक तो फोर्स इंटू डेल्टा टी, ये भी लिख सकते हैं, या चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, या इसी चीज़ को हम लोग P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं। ऑल आर फार्मूला ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स या फोर्स ऑफ इम्पल्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। लिखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम, बल एवं समय के बीच का ग्राफ। यह ग्राफ क्या कहता है आप समझिएगा, ध्यान से देखिए। आप थर्ड चैप्टर में ग्राफ के बारे में पढ़ लिए हैं। एक्स एक्सिस में टाइम को दिखाते हैं और दूसरे एक्सिस में जो बदलता है, तो फोर्स और समय के बीच दिखा रहे हैं हम लोग ग्राफ। ध्यान भी देते जाइए यार, कंप्लीट दिमाग उधर देते हो। फोर्स और टाइम के बीच में दिए हैं ये ग्राफ, और ये ग्राफ बनाए हैं इस तरह से। आप देखिए यह ग्राफ का क्या मतलब था। समय जब 0 है तो फोर्स कुछ है 10 न्यूटन सपोज डैट, फिर फोर्स कुछ है उतना ही है, फिर फोर्स कुछ है उतना ही है, और फिर फोर्स है। समय बढ़ते जा रहा है लेकिन फोर्स बदल नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो है ये आपका कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये? कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ है। जरूरी नहीं कि इसी तरह का केवल ग्राफ होगा। अगर यदि यही चीज को हम इस तरह से ग्राफ बनाते तो टाइम बढ़ने पर फोर्स बढ़ता, टाइम बढ़ने पर फोर्स बढ़ता, टाइम बढ़ने पर फोर्स बढ़ता। तो ग्राफ का मतलब हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो इसका ग्राफ पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा, इस चीज को देखिए, ध्यान से देखिए। वी नो, हम लोग जानते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। यह बात जानते हैं। अगर आप निकालिए एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, एफटी ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं, यानी ये एरिया हो गया इसका अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो एरिया इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब एफ इंटू टी। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये बराबर है, इसका मतलब एरिया ऑफ एफ टी, यानी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इम्पल्स है बाबू, यानी या तो यह कह सकते हैं एरिया ऑफ एफटी ग्राफ,
एफटी ग्राफ का एरिया जो है वो क्या दे देता है आपको, इम्पल्स देता है। इम्पल्स मतलब आवेग, ठीक है। यानी लिख सकते हैं कि इट मीन्स एरिया ऑफ एफटी ग्राफ gives the force of impulse। इसका अर्थ है कि एफटी ग्राफ का क्षेत्रफल हमें बल का आवेग प्रदान करता है। इस चीज का अगर दूसरा हम दें एग्जाम्पल अगर दें तो ध्यान से देखिए, ये आपका टाइम का एक्सिस हो गया और ये आपका फोर्स का एक्सिस हो गया। अगर इस तरह का ग्राफ है, ध्यान से देखिए, इस तरह का ग्राफ है कि समय, इसका मतलब क्या होगा, टाइम जब जीरो था फोर्स जीरो, टाइम कुछ बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, टाइम अचानक उतना सा ही बढ़ा है कि फोर्स बढ़ गया, फिर इतना ही समय बढ़ाए कि अचानक फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर इतना सा ही समय बढ़ाए कि फोर्स और बढ़ गया, फिर देखो यहाँ पर आए तो फोर्स और बढ़ गया, लेकिन अब समय बढ़ाने लगे तो फोर्स घटना स्टार्ट कर दिया। अब समय बढ़ा दिए अचानक घट गया, अब समय बढ़ाए तो और भी फोर्स घटा, और टाइम बढ़ाए तो और भी फोर्स घटा। तो कहने का मेरा मतलब t=0 से लेके t=t तक देख रहे हैं तो फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं है, यह ग्राफ ये बता रहा है। अगर आप इसका एरिया निकाल लेते हैं, अगर इस ग्राफ का आप एरिया निकाल लिए, एरिया अगर निकाल लेते हैं, यह एरिया आपको बता देगा इम्पल्स। तो यह इरेगुलर शेप है, ना आयत ना सर्किल, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन मेथड से इस एरिया का कैलकुलेशन होगा। तो मैथ जब आप पढ़िएगा तो ऑब्वियसली है इंटीग्रेशन पढ़िएगा। निजी सब IIT सब में जो क्वेश्चन पूछता है इस तरह का एरिया दे देगा फोर्स और टाइम के वर्सेस, कहेगा इम्पल्स निकालिए। क्या निकालिए? इम्पल्स निकालिए। तो आप इम्पल्स निकाल सकते हैं इस एरिया को कैलकुलेट करके। यह एरिया सिंपल रहेगा तो फार्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा, अगर सिंपल नहीं है तब फिर मैथ यूज होगा। पहले छोटा सा एरिया निकालता है, लिमिट लेके फिर पूरे एरिया को निकाला जाता है। यह आप मैथमेटिक्स में सीखिएगा, जब इंटीग्रेशन आएगा तो आपसे बन जाएगा सवाल। तो एरिया जब निकाल देते हैं, अगर आपके पास ग्राफ फोर्स इंटू टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम का है, तो आप इसका अगर एरिया निकाल देते हैं मतलब आप इम्पल्स पता कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको लिखिए जल्दी से। ध्यान से देखिए, कॉलिजन का टक्कर का समय अगर बढ़ जाए, ध्यान से देखो, कॉलिजन का टक्कर का समय अगर बढ़ जाए, ठीक है, कॉलिजन के टक्कर का समय अगर बढ़ जाए तब फोर्स कम लगेगा कि नहीं? ध्यान से देखिए, आप फोर्स इज इक्वल टू जानते हैं ना, डेल्टा P बाय डेल्टा T। बोले जल्दी से, यह बढ़ाइएगा, यह अगर बढ़ेगा, जैसे देखिए 20/4 है, फिर 20/5 कर दिए, यह बढ़ाए, इसका रिजल्ट 5 था, इसका रिजल्ट क्या आ गया? 4। बोलो जल्दी से, नीचे वाला जब बढ़ता है तो ये पूरा सिस्टम घटता है। बोले जल्दी से, पूरा सिस्टम फोर्स है आपका, क्या है? फोर्स। कोई दिक्कत? अगर डेल्टा T, ये जो टाइम है, टक्कर का समय अगर बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं? टाइम बढ़ा देते हैं,
तो ऑब्वियसली है कि फोर्स क्या हो जाएगा, तब घट जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? तब क्या हो जाएगा, फोर्स घट जाएगा, यानी कम आवेग आपको महसूस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए, कोई क्रिकेटर है, बॉल गिरता है, उसको पकड़ के खींचता है पीछे की ओर हाथ। ऐसा क्यों? इम्पल्स, फोर्स ऑफ इम्पल्स घटाता है वो। चूंकि देखिए, अगर यदि यह हाथ को यहीं पर रखता है और आया, गिरा, चोट लगा 100 न्यूटन, मानो 1 सेकेंड का ही टक्कर था तो 100 न्यूटन लगा। अगर यह गिरा यहाँ और हाथ को भी नीचे कर लिया, समय बढ़ गया। अगर समय 5 सेकंड लग गया तो 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 का ही चोट लगेगा उससे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आप किसी ठोस सतह पर, सरफेस पर आप गिरते हैं तो ज़्यादा चोट लग जाता है, नहीं? यही अगर यदि रुई वाला है, कॉटन वाला सरफेस है या सैंडी फ्लोर है, तो आप क्या होता है, गिरे तो बालू पर, लेकिन बहुत देर तक गिरे, नहीं समझे? समय जो है टक्कर का वह बढ़ गया। टक्कर का टाइम जैसे बढ़ता है, इम्पल्स घट जाता है। इम्पल्स क्या हो जाता है, घट जाता है। कोई दिक्कत? तो लिखिए, तो नोट करके इस बात को लिख लीजिए। फॉर decreasing the force of impulse, for decreasing the force of impulse, collision time decreases। इंक्रीज। ध्यान से देखिए, बल का आवेग घटाने के लिए, बल के आवेग घटाने के लिए टक्कर का समय बढ़ाना होता है। टक्कर का समय क्या करना पड़ता है बताइए? इंक्रीजिंग करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ध्यान से देखिए, अब आवेग का एग्जाम्पल हम कुछ देते हैं आपको। पहला, ड्यूरिंग द कैचिंग टाइम ऑफ बॉल बाय क्रिकेटर, हिज हैंड पुल या पुल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉर decreasing the impulse। ध्यान से देखिए, आवेग को कम करने के लिए, आवेग को कम करने के लिए क्रिकेटर गेंद को कैच करने के दौरान अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। खींचता है कि नहीं बताइए? अपने हाथ को क्या करता है? पीछे की ओर खींचता है। कोई दिक्कत?
जैसे टीचर आपको मारना चाहते हैं, आप आराम से हाथ को रखिएगा तो ज़्यादा चोट लगेगा, नहीं, जैसे मारने की है उस तरह से हाथ को भी नीचे कर लीजिए, चोट आपको कम लगेगा, यानी इम्पल्स कम लगेगा। नहीं, कोई डंडे से मारने की कोशिश करता है तो भागता क्यों है आदमी? भागने के क्रम में चोट कम लगता है, खड़े रहिएगा तो चोट ज़्यादा लगेगा। काहे कि कॉलिजन का वो जो डंडा मारेगा आपको, खड़े रहने पर कॉलिजन का टाइम कम हो जाता है, भागिएगा तो कॉलिजन का टाइम बढ़ जाएगा, जिसके कारण से आपको चोट कम लगेगा। कोई दिक्कत? कोई गाड़ी जाता है सीधा टकराता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सीधा टकराता है तो ज़्यादा इम्पल्स होगा, ज़्यादा क्रिएट इम्पल्स होगा। यही कोई ठेला रखा है उसमें जाकर टकराता है तो क्या होगा? बहुत दूर तक जाएगा टकरा करके। उस समय जो कॉलिजन का समय बढ़ जाएगा तो उस समय कम क्षति पहुंचेगा, कम इम्पल्स प्रोड्यूस होगा। कोई दिक्कत? कोई बैट्समैन किसी गेंद को मारता है, कोई बैट्समैन जैसे ये है ऐसे करके मारा, इम्पल्स का यानी कॉलिजन टाइम बढ़ गया, ठीक है, इम्पल्स तब घट जाता है। अगर बड़ा कम समय के लिए डंडा यहीं रखा, मर दिया फटाक से, तो इम्पल्स का टाइम और घट गया, जिसके कारण से आवेग जो है बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? दूसरा बात और भी लिख सकते हैं इसमें, इफ यू फॉल ऑन sandy floor, then you feel less impact of impulse than हार्ड सरफेस। अगर आप बालू वाला सतह पर गिरते हैं तो आपको ठोस सतह से कम आवेग के प्रभाव का महसूस होता है। तो ये सब और बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। यानी आपको कोई मारने लगे तो आप भागिए, आपको कम लगे, यानी कोई आवेग नहीं कहते बाप रे अभी बोलना भी नहीं, आवेग में आए, आवेग है, क्या करो, समय अंतराल बढ़ा दो, डायरेक्ट उस समय सामने नहीं जाओ, अपने शांत हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कभी वैसा हो टाइम बढ़ा दो, केवल अपने आवेग घट जाएगा। नहीं बोलता है कि आवेग में आ गया है, अभी कुछ भी कर सकता है, वो समय बढ़ा दो, अपने फिर शांत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे, या वेक्टर फॉर्म। ध्यान से लिखिए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लिखेंगे सदिश रूप में न्यूटन गति के द्वितीय नियम, यानी दूसरा नियम सदिश रूप में लिखना है आपको। ठीक है, वेक्टर में बताने के लिए मतलब डायरेक्शंस बताना है, तो लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ acceleration is always along the direction of net force, that is resultant
फोर्स। ध्यान से देखना बच्चों, त्वरण की दिशा हमेशा, त्वरण की दिशा हमेशा हमेशा नेट बल, नेट बल मतलब क्या होता है? परिणामी बल। नेट बल मतलब परिणामी बल के दिशा में होती है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, आपको पता है, ध्यान से देखिए, फोर्स नेट फोर्स कहेंगे तो फोर्स बराबर एक्चुअल में मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स वेक्टर है, एरो लगाएंगे तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, यानी नेट फोर्स का डायरेक्शन या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? नेट फोर्स जिधर है उधर ही है। देखिए इसका यूज देखिए कैसे होगा, अभी तुरंत हम देते हैं। एक बॉडी है ये, सपोज डैट ये 2 kg का, कितने का? और इस पर फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में वो 10 न्यूटन। कितना लग रहा है? तो बताइए एक्सेलरेशन भी इधर होगा। क्यों होगा? ध्यान से देखना कि नेट फोर्स पूछेंगे तो क्या है आपका? फोर्स। ये वाला जो फोर्स है वही नहीं नेट फोर्स, यानी कहने का मतलब ये 10 न्यूटन है। कितना है ये? इसका मान कितना है? 10 न्यूटन है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपको पता है कि नेट फोर्स जो है, क्या फॉर्मूला है इसका? ma। क्या फॉर्मूला है? ma। दोनों तरफ वेक्टर हटा सकते हैं। नेट फोर्स कितना है आपका? 10, m कितना है? 2, a आराम से निकलेगा कि नहीं? 2 पंचे 10, यानी a इज इक्वल टू कितना निकलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखना, अगर इसको आपको वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है इसको? वेक्टर, तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द फोर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे अलोंग द फोर्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझना चाहिएगा तो हम तो और बहुत सारे को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर, अगर यदि आपसे हम पूछें कि यही बॉडी है, ये 2 kg का, और ये जो फोर्स है ये आपका 10 न्यूटन है F1, और इधर लग रहा है एक दूसरा फोर्स F2 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो बताइए एक्सेलरेशन किधर होगा? F1 के इधर की F2 के इधर? F1 के इधर होगा। किधर होगा? क्यों होगा उधर? पहले देखिए आप नेट फोर्स निकालिए। क्या निकालिए? नेट फोर्स। नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? रिजल्टेंट फोर्स इसका किधर होगा? कुछ नहीं बोलता है भाई। F1 के इधर होगा। किधर होगा? जो चीज़ नहीं भी समझेगा तो हम लिख देंगे, तो फिर कैसे समझिएगा? बताइएगा, पूछते हैं तो बताना चाहिए। नेट फोर्स का डायरेक्शन F1 के तरफ होगा। कोई दिक्कत? और यह नेट फोर्स होगा कितना? 8 न्यूटन। कितना होगा? 8 न्यूटन होगा। तो अब यानी यह नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होता है, नहीं? अगर यदि यहाँ पर आपको a निकालना है, चूंकि F नेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या? ma। क्या जानते हैं? ma। यह नहीं कि F का फॉर्मूला जानते हैं, F नेट का जानते हैं, नहीं। अगर सिंगल फोर्स रहता है तो संयोग से F नेट जो है वो F के ही बराबर होता है, इसलिए F इज इक्वल टू ma समझते हैं हम लोग, नहीं। जब भी बॉडी मूव करेगा जिधर नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही मूव करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर a निकाल सकते हैं आप कि F नेट बाय m। F नेट 8 है, m का मान 2 यानी 4। एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर? अलोंग F1। किधर? अलोंग F1, F1 के दिशा में। ध्यान से देखिए,
अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल देने का कोशिश करता हूँ कि एक बॉडी है, ये 2 kg का है। कितने का है? 2 kg का। एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन। कितना लग रहा है? 3 न्यूटन का। दूसरा लग रहा है आपका इधर F2 = 4 न्यूटन का। कितना? 4 न्यूटन का। बताइए किधर जाएगा एक्सेलरेशन इसका? तो नेट फोर्स निकाल लेंगे, मतलब रिजल्टेंट फोर्स। पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, इधर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ये आपका आया एफ नेट। क्या आया ये? एफ नेट। यानी ये बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में होगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसके एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये F1 = आपके पास 3 न्यूटन था, इस दोनों को निकालिएगा। एफ नेट रिजल्टेंट निकालने आता है ना, रूट अंडर कौन सा फार्मूला? अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू अगल इंटू बगल कॉस थीटा वाला फार्मूला। उस पर जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको एफ नेट जो आएगा वो आएगा आपका 5 न्यूटन। कितना आएगा? 5। तब आप इसका फार्मूला लिखिएगा क्या? MA। क्या लिखिएगा? MA बराबर आपका कितना आया? 5। और M आपको पता है, इसीलिए A = F5 तो है ही F नेट बाय M का वैल्यू कितना है? 2। कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शंस भी बता सकते हैं, अल्फा नहीं इधर जाएगा। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब ये सब नेट फोर्स का डायरेक्शन जिधर होता है उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होता है। लिखिए जल्दी से। थर्ड लॉ इतना आसान है कि उससे आसान कुछ भी है नहीं। मूर्ख आदमी को भी यह लॉ जरूर याद रहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन गति के कौन सा नियम? तृतीय नियम। यह नियम कैसा है? सब जानता है नहीं? क्या जानता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ रिएक्शन। नहीं, हम कह सकते हैं इसमें प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये नया कुछ नहीं सीखना है, ये सब तो 9th में भी सीखे थे सर। सही बात है, सीखे थे। जैसे एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूँ, यह एक ग्राउंड था, इस पर एक दीवार है, मान के चलिए एक वॉल है, ये वॉल है। ध्यान से देखिए, कोई भी एक आदमी है, कोई भी एक आदमी है, ये यहाँ पर है, ठीक है? उसी टाइप से ये यहाँ पर है, ये अपना फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में। नहीं, इसको कहते हैं एक्शन फोर्स। क्या कहते हैं इसको? एक्शन लगाया इधर तो उल्टा डायरेक्शन में क्या होता है? मिलता है। बताइए, आप अगर यदि मारिए इसको, आप धक्का दिए इसको इधर, तो आपका चमड़ी इधर सटता है, स्किन नहीं, यानी आपको भी चोट लगता है कि नहीं? तो इसका मतलब उल्टा डायरेक्शन में लगेगा रिएक्शन फोर्स। यह फोर्स अटल सत्य है। नहीं, कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा था, जैसा कर्म करोगे वैसा प्रतिफल मिलेगा। उसी टाइप से कर्म मतलब क्रिया, जैसा क्रिया उसके अपोजिट प्रतिक्रिया। रोपोगे बबूल का पेड़ तो आम कभी फल नहीं सकता है। चाहोगे कि हम नहीं समझें, तुम समझ भी नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा ही नियम है, जो चाहता है कि हम नहीं समझें तो वो समझ भी नहीं पाएगा।
यानी जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यह लॉ यही बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यदि यहाँ पर लिखें कि एफ एक्शन प्लस एफ रिएक्शन बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। यह बात जब कुछ लिख देते हैं तो एको बार नहीं, यह लिखेंगे तो आपको 50 सही है। एफ ए प्लस एफ आर इज इक्वल टू क्या है, 0। यह बात स्टूडेंट को नहीं पचता है, ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस आर। अब लगा ना एक्शन और रिएक्शन बराबर है, और ये किस में है माइनस साइन, ये बता रहा है कि उल्टा डायरेक्शन में होता है। नहीं, इस दोनों को जब जोड़िएगा फिर से ये होगा कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है, चाहते तो हम यही लिख देते केवल, समझ में आ रहा है कि नहीं। कहेगा ये एफ एक्शन प्लस एफ रिएक्शन बराबर 0 है, तो बताइए न्यूटन थर्ड लॉ पालन करता है कि नहीं, सच में कर रहा है। ये चीज मतलब ये है वेक्टर का सम है, किसका सम है, वेक्टर का। तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं कि नहीं, इसीलिए नेट फोर्स की बात करें, जितना ये लगाया उतने उधर से लगा भी दिया, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए लिखिए इसको जल्दी से। अब यहां तक हो गया आपका, इसका कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, आप जो चलते हैं, ध्यान से देखो सुनो, आप जो चलते हैं क्या आप अपने ताकत से आगे बढ़ते हैं, नहीं, पृथ्वी के ताकत से बढ़ते हैं। आप तो देखो चलने क्रम में आप अपने पैर को पीछे मारते हैं, यानी पृथ्वी को मारते हैं, पृथ्वी आपको रिएक्शन देता है। पृथ्वी आपको क्या देता है बताइए, रिएक्शन देता है। तो पृथ्वी आपको क्या देता है, रिएक्शन देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए रॉकेट जब चलता है, रॉकेट उसका बर्न फ्यूल पीछे की ओर नहीं, एक्शन दिया उसके कारण उसको क्या मिलता है, रिएक्शन, उससे चलता है। कोई दिक्कत, कोई भी चीज कैसे चलता है, तो रिएक्शन फोर्स के कारण चलता है, नहीं समझे। रिएक्शन आप नहीं लगाते हैं, रिएक्शन जिस पर एक्शन देते हैं वह रिएक्शन देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लिखिए तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका एक आध को लिखिए। रॉकेट फ्लाइट ऑन थर्ड लॉ, ठीक है, रॉकेट फ्लाइट ऑन थर्ड लॉ बिकॉज, थर्ड लॉ मतलब न्यूटन थर्ड लॉ, बिकॉज बर्न फ्यूल, कैसे लिखते, फ्यूल ईंधन वाला, एफ ही ऐसे फ्यूल है, लिख लो अपने से, गलत भी हो सकता है, चेक कर लेना। FUEL फ्यूल। चले, रॉकेट फ्लाइट ऑन थर्ड लॉ बिकॉज बर्न फ्यूल पुश इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड रिएक्शन फोर्स गेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कह सकते हैं हम लोग रॉकेट तीसरे नियम पर चलता है, ठीक है, क्योंकि जला हुआ ईंधन पीछे
जला हुआ ईंधन पीछे की ओर धक्का देता है तो प्रतिक्रिया बल आगे की ओर प्रतिक्रिया बल आगे की ओर प्राप्त होती है। जैसे कोई नाव पानी में खड़ा है, ठीक है, पानी में कोई नाव खड़ा है, अगर वहां से आप जंपिंग करते हैं तो नाव देखना पीछे चला जाएगा। नाव किधर चला जाता है? पीछे चला जाता है, काहे कि आपके एक्शन से नाव पीछे चला गया। अब नाव ने जो आपको रिएक्शन दिया जिसके कारण से आप जंप किए। कोई दिक्कत? बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ज़्यादा हम नहीं लिखना चाह रहे हैं। जब बंदूक फायर किया जाता है, जब बंदूक फायर किया जाता है, एक्शन मिला आगे, तो देखते हैं बंदूक भी फेंकाता है पीछे, रिएक्शन के कारण। वहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ का पालन होता है। लिखिए, इफ बुलेट इज, या तो इसका फिगर बना लीजिए पहले। एक तरीके, 1 घंटा हो गया होगा। कितना बजा? तब आधा घंटा भी नहीं हुआ। निकल जाओ धीरे धीरे, निकल जाओ धीरे धीरे। चलिए देखिए, आधा घंटा बाद जाना डॉक्टर के पास। माइंड मेकअप कर लियो कि पढ़ना नहीं, ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना है। एक तो देखो समय तो कोरोना के कारण से ऐसा हुआ, फिर भी अब एक तो हम सोच रहे हैं किसी तरह अच्छे मुकाम तक पहुंचाएं। 1 घंटा भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? ध्यान से देखिए, कोई रॉकेट है, आपको पता ही है कि ये रॉकेट है, ये रॉकेट है। इसका जो धुआं है, मान के चलो ये धुआं आपका पीछे की ओर आता है। किधर आता है? ये बैकवर्ड डायरेक्शंस में। तो ये एक्शन दिया तो रिएक्शन किधर मिलता है? आगे की ओर। तो यही लेकर के इसको चलता है। दूसरा अगर यदि हम बात करें, लिखते इफ बुलेट इज fired from a gun, a bullet is fired from a gun, then its recoils in backward direction। अगर आप बुलेट को फायर करते हैं, अगर आप बुलेट को फायर करते हैं, अगर आप बुलेट को फायर करते हैं, गोली को आप छोड़ते हैं, तो बंदूक पीछे की ओर झटका मारता है। मारता है कि नहीं? जैसे ये आप बंदूक ले लीजिए, ये बंदूक अगर आप ले लेते हैं, बुलेट को जैसे ही आप आगे छोड़ते हैं, यानी एक्शन आप इस डायरेक्शन में देते हैं, तो आपको यह जो रिएक्शन है आपको इधर मिलता FR। एक्शन आप इधर दिए तो रिएक्शन आपको उल्टा डायरेक्शन में मिला, इसीलिए झटका मारता है। ये सब बहुत सारा एग्जाम्पल है, हर जगह होता है। अभी हम किसी को मारेंगे तो वो भी मार देता है हमको उधर से। तो कहने का मतलब हमेशा एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ रिएक्शन होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिगर बनाते हैं। तो ये सब न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है।
अब आगे थोड़ा सा और देखना हल्का सा। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। बल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन फिक्स नहीं होता है, आप लोग को पता है। जैसे इंडिया का कहेंगे जितने लोग हैं क्लासिफिकेशन कीजिए, कोई कहेगा कि इतना गर्ल है और कुछ बॉय है, दो प्रकार का लोग है। कोई कहेगा कुछ शिक्षित है कुछ अशिक्षित है, इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकता है, बहुत तरह से कर सकता है। इसलिए फोर्स का भी नेचर के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बल का। और यह क्लासिफिकेशन दो तरह से फोर्स को हम लोग समझ सकते हैं। एक है नेचुरल फोर्स, मतलब होता है प्राकृतिक बल, और दूसरा जो है वो आपका है आर्टिफिशियल फोर्स, मतलब है कृत्रिम बल, ठीक है। और एक है नेचुरल मतलब प्राकृतिक बल। वो लिख भी दिए, जल्दी से लिखिए जल्दी से लिखिए। नेचुरल फोर्स मतलब जो अपने आप लगता है, जो अपने आप लगता है, नहीं जैसे इस पेन को यहाँ से छोड़ दूँ तो अपने नीचे चला जाएगा, यह नेचुरल फोर्स हो गया। जैसे दो मैग्नेट को रखें तो अपने आप खिंचाना या रिपेल होना स्टार्ट कर देता है, नहीं। नेचुरल फोर्स अगर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़े थे 11th का तो उसमें हमने बताया था कौन कौन सा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, आप नहीं पढ़े फिजिकल वर्ल्ड पहला चैप्टर, यूट्यूब पर भी है देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा जो है वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब है विद्युत चुंबकीय बल, ये सब अपने आप लगता है। ये वाला चैप्टर 8 में आप फिर से पढ़िएगा 11th में, ये वाला 12th में पहला चैप्टर में इलेक्ट्रो वाला फोर्स समझिएगा, और चौथे चैप्टर 12th में आप मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़िएगा। तीसरा नंबर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब होता है प्रबल नाभिकीय बल, ये आप 12th के 13 नंबर चैप्टर में पढ़िएगा। फिर है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी 12th का 13 नंबर में पढ़िएगा। दुर्बल नाभिकीय बल उस चैप्टर में है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम बल, जो मानव निर्मित किया है, जितना प्रकार का काम है उतना प्रकार का यह फोर्स है, लिमिट इसका नहीं है। अगर आप मस्कुलर से काम कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। हेड से फोर्स लगाए तो कहेंगे हेड फोर्स, हैंड से लगाए तो हैंड फोर्स, समझ में आ रहा है, लाठी से लगाए तो लाठी फोर्स। यानी ये फोर्स का नाम का कमी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हम लिख रहे हैं जो सब इस चैप्टर में फोर्स का नाम आएगा। ध्यान से देखिएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब लिख रहे हैं। ये 4 फिक्स है, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। इसमें लिख रहे हैं, जैसे आपको इसमें नाम सुनिएगा इस चैप्टर में, अप्लाइड फोर्स मतलब होता है आरोपित बल। दूसरा आप ये भी सुनिएगा टेंशन फोर्स, नहीं कहते बार बार टेंशन हो गया है, टेंशन फोर्स मतलब तनाव बल। तीसरा नंबर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल। और चौथा आप इसी चैप्टर में ये सब सीखिएगा,
एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, हो ही गया, छोड़ो हटा। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी फोर्स है, घर्षण, ठीक है। चौथा हो गया, 5वां नंबर, मस्कुलर फोर्स, पेशियां, पेशीय बल, नहीं समझे? तो इस चैप्टर में बेसिकली इसको 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 ये सब पढ़ेंगे, ये सब नहीं है, ठीक है। ईटीसी दे दो, अनंत फोर्स है, अनंत टाइप का, इसीलिए इसका कितना लिखिएगा, इस तरह से होगा। कल और कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे फोर्स का, जिसमें कि कुछ होता है क्या, कांटेक्ट फोर्स, और कुछ होता है क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे नेचुरल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स कोनो नहीं है। एक चार्ज यहाँ रखिए, दूसरा चार्ज यहाँ रखिए, अपने लगने लगता है बिना संपर्क हुए। लेकिन हमको बोर्ड धक्का देना है, जब तक इसको कांटेक्ट में नहीं लाएंगे तब तक धक्का नहीं दे पाएंगे। नेचुरल फोर्स कांटेक्ट फोर्स नहीं होता है, आर्टिफिशियल में कुछ कांटेक्ट नहीं भी हो सकता है। देखेंगे कल हम लोग क्या होगा। इसको आज इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं कल। कुछ न्यूमेरिकल्स ध्यान से देखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स ये जो बता रहे थे अभी F बराबर ma पर, ध्यान से देखिए। और आवेग भी पढ़ा है, इम्पल्स, इम्पल्स बराबर क्या था, फोर्स इंटू डेल्टा टी। इतना छोटा फार्मूला है, इतना छोटा, 3 चीज है, 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा निकलेगा, नहीं समझे? तो बड़ा ही आसान होगा, जो कि हमें बता दिए एक दो ठो। लेकिन इस पर और भी हम क्वेश्चन फॉर्मेलिटी के लिए, और आज शाम में लाइव 7 बजे देख लीजिएगा। 7 बजे हम दे देंगे लैंग्वेज के साथ, ठीक है। जैसे इसमें सीधे बॉडी बनाकर बता दिए, उसमें लैंग्वेज भी लिख देंगे, आप देख सकते हैं उसको। थैंक यू।